Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. तो जल्दी से इस वीडियो में मैं आपको बजट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ना सिर्फ अपडेट्स, उस पे मेरा ओपिनियन भी दे दूंगा। देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी हाईलाइट, अगर आप ट्रेडर हो तो आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत भला बुरा बोल रहे होगे गवर्नमेंट को, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। एज एन इन्वेस्टर मुझे आई डोंट माइंड इट। आई थिंक अगर ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे रिटेल इन्वेस्टर में एफ एंड ओ ट्रेडिंग डिस्करेज हो। मैं वैसे भी एंटी ट्रेडिंग रहा हूं, मुझे नहीं लगता रिटेल ट्रेडर्स को एफ एंड ओ में घुसना चाहिए। तो मेरे लिए पर्सनली, मेरे ओपिनियन में इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। हुआ क्या वो ब्रीफली बता देता हूं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो पहले फ्यूचर्स में था 0.02%, उसको बढ़ा के अब 0.05% कर दिया गया है। यानी रफली अगर मैं बोलूं तो 10 लाख का अगर कोई फ्यूचर ट्रेडिंग करता था तो पहले वो ये वाला टैक्स 200 रुपए देता था, अब 500 रुपए देगा। वहीं ऑप्शंस में ये 0.1 से बढ़ के 0.15 हो गया है। पहले ऑप्शन एक्सरसाइज करने में और ऑप्शन प्रीमियम में थोड़ा सा फर्क था, दोनों में ये बढ़ के अब 0.15 हो गया है। मैं अगर एक एवरेज ट्रेडर की बात करूं जो 1 लाख 2 लाख रुपए से महीने भर बहुत एक्टिवली ट्रेडिंग करता है, तो 15-20 लाख रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो 20 सेशन होते हैं, 20-22 सेशन मार्केट में, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, तो कोई भी एक ट्रेडर महीने में 15-20 लाख का वॉल्यूम जनरेट कर लेता है उसी कैपिटल को रोटेट करके। तो अगर आप मंथली टर्नओवर 20 लाख के आसपास का कर रहे हो तो ये समझ लो कि हर महीने अब आपके 1000-1200, बहुत हुआ तो 1500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे एफ एंड ओ ट्रेडिंग करने में। तो 1000-1500 का गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ा दिया अगर आप एफ एंड ओ ट्रेडर हो तो। ये पहली हाईलाइट। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? रिटेल ट्रेडर्स डिस्करेज होंगे, होने भी चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। डेटा दिखाता है कि 97, 95, 96 अलग अलग परसेंटेज हैं, लेकिन अबव 95% एफ एन ओ ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो ऐसी चीज पे अच्छा टैक्स लग रहा है ना, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही लग रहा है। तो इससे रिटेल ट्रेडर्स का एफ एंड ओ वॉल्यूम गिरेगा, तो एक्सचेंज के लिए नेगेटिव है ऐसा लगता है इन द शॉर्ट टर्म। बाद में सब वॉल्यूम एवरेज आउट हो जाता है या लोगों को आदत हो जाती है। हर साल सरकार सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ाती जाती है, थोड़े समय के लिए झटका लगता है, फिर लोगों को आदत हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म नेगेटिव है क्या? मुझे नहीं लगता। ब्रोकर्स के लिए भी शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में नेगेटिव है। आप स्टॉक एक्सचेंज का शेयर देख लो, ब्रोकरेजेस का शेयर देख लो, मार्केट में सबसे ज्यादा इसलिए यही गिरे हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शन है, इन द लॉन्ग रन कोई मटेरियल इंपैक्ट आने नहीं वाला है। तो इनफैक्ट ये वो समय है जब आप अगर चाहो तो बार्गेन हंटिंग भी कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स जो महंगे थे आपको वैल्यू में भी मिल सकते हैं इससे रिलेटेड जगहों पे। इनफैक्ट अगर आप फिनोलॉजी 30 ज्वाइन करने का सोच रहे थे, जहां हर महीने हम 2-3 नए स्टॉक्स आपको बताते हैं, जिससे साल भर में आपका 30 स्टॉक्स का डाइवर्सिफाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो बन सके, तो ये अच्छा समय है। फिनोलॉजी 30 में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां आपको अभी ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी। फिनोलॉजी 30 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक दूसरी चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी इस बजट में, वो ये कि पहले अगर कोई इनकम टैक्स अमाउंट पे डिस्प्यूट था, मान लो आपने टैक्स भरा 10 लाख रुपए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला नहीं आपने टैक्स गलत भरा है, आपको 25 लाख टैक्स भरना चाहिए था, तो 15 लाख का डिस्प्यूट अमाउंट है। अब अगर इस डिस्प्यूट अमाउंट पे पहले आपको फाइट करना था, ये बोलना था कि नहीं मैं सही हूं, आपकी डिमांड गलत है, तो ये 15 लाख का 20% आपको डिपॉजिट करना पड़ता था। यानी 3 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करने पड़ते, जस्ट सो कि आप अपना केस प्रेजेंट कर सको। इससे आपकी लिक्विडिटी कम होती है, कैश क्रंच होता है। तो ये जो 20% डिपॉजिट रिक्वायरमेंट था, इसको कम करके अब 10% डिपॉजिट रिक्वायरमेंट कर दिया है। तो आपको अगर केस फाइट करना है तो 10% डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो आम टैक्स पेयर के लिए ये अच्छी चीज है, ज्यादा ज्यादा इनेबलिंग, ज्यादा डेमोक्रेटिक चीज है। तो दिस इज अ गुड स्टेप। एक तीसरी चीज और हुई है मेजर, और मैं इसमें ज्यादातर पॉइंटर्स वो ले रहा हूं जो मेरे चैनल के ऑडियंसेस के लिए रेलेवेंट है और जिन्हें मैं समझता हूं। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, तो कैपिटल एलोकेशन कहां बढ़ा कहां घटा, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं। वो अभी तक आपने देख भी लिया होगा, क्या ब्रॉडली सस्ता हो रहा है, क्या ब्रॉडली महंगा हो रहा है। यहां मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूं। इसको अगर आप सेव करना चाहो या अच्छे से देखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके
देख भी लेना कि क्या ब्रॉडली सस्ता हुआ, क्या ब्रॉडली महंगा हुआ। तीसरी चीज है बाय बैक पे टैक्सेशन। देखो पहले ना बाय बैक पे टैक्सेशन लगभग लगभग डिविडेंड जैसा ट्रीट होता था। यानी मान लो आपने कोई शेयर लिया 100 रुपए में, आपने 100 शेयर ले लिए, ये 10,000 रुपए के हो गए। बायबैक अनाउंस हुआ कुछ सालों बाद 300 रुपए में, आपने वो शेयर्स बायबैक में दे दिए, आपको मिले 30,000 रुपए। अब ये पूरे 30,000 रुपए पे आपको टैक्स देना होता था, सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं। प्रॉफिट तो ना आपका 20,000 ही हुआ, लेकिन आपको टैक्स देना होता था पूरे 30,000 पे। ये अब चेंज हो गया कि अब ये ऐसा हो गया है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी वो शेयर आपने 1 साल से ज्यादा रखा है, तो केवल जो प्रॉफिट कंपोनेंट है, जो इस केस में क्या हुआ, आपने 100 रुपए पे 100 शेयर लिए थे 10,000 के, अब उनकी वैल्यू 300 रुपए हो गई है, तो 20,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है, 30,000 वैल्यू हो गई है। तो अब आपको केवल 20,000 पे टैक्स देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1 साल से ऊपर है, जो 12.5% है। तो आपका टैक्स आउटगो अब कम हो गया है। कितना कम हो गया है जानते हैं? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत सारा फायदा हुआ है। पहले ना आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता था। यानी मान लो कोई अगर 30% टैक्स स्लैब में है, तो पूरे 30,000 पे उसे 30% टैक्स देना पड़ता, यानी 9,000 रुपए। अब सिर्फ 20,000 रुपए पे जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है, उस पे 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, यानी 2,500 रुपए। तो इस केस में ही 6,500 रुपए का फायदा। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए ये अच्छी चीज है। वहीं अगर प्रमोटर खुद, जो कंपनी का ओनर है, वो खुद इस बायबैक में पार्टिसिपेट करता है, तो उस पे टैक्स को अब बढ़ा दिया गया है, ताकि इस रूट से प्रमोटर खुद को फायदा ना पहुंचाए। बायबैक इसलिए आना चाहिए कि वो या तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को फायदा पहुंचा रहा है, या वो इन जनरल कंपनी के लिए उस समय द बेस्ट थिंग टू डू है। वो प्रमोटर के लिए एक टैक्स एफिशिएंट वे कंपनी से पैसा वसूलने का नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए अगर प्रमोटर खुद है जो इस बायबैक में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस पे ना 30% के फ्लैट स्लैब से उसे टैक्स देना है जो प्रॉफिट हो रहा है। यानी इसी एग्जाम्पल में उसको 20,000 पे 30% का टैक्स देना है, तो उसे 6,000 टैक्स देना है। रिटेल इन्वेस्टर को अगर पार्टिसिपेट कर रहा है बायबैक में, तो 2,500 ही देना है। प्रमोटर खुद अपने शेयर्स बायबैक में दे रहा है, तो उसे ज्यादा देना है। सही है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडली चीज है, रिटेल शेयर होल्डर फ्रेंडली चीज है। तो ओवरऑल ये बजट कैसा रहा? देखो मैं थोड़ा सा असंतुष्ट इंसान हूं, मैं जल्दी से खुश होता नहीं हूं, और देश में इतना कुछ है जो बदलना चाहिए, जो सुधरना चाहिए, कि ये बजट बुरा नहीं है पर इनएडिक्वेट है, और बहुत सारे रिफॉर्म्स हो सकते थे। हर साल एक अपॉर्चुनिटी होती है कि देश में हम और बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ला सकें। तो इट्स नॉट बैड, इट्स डिसेंट, बट आई फील इट्स इनएडिक्वेट। और जैसे जैसे हमारे देश का बजट बढ़ रहा है, टोटल अवेलेबल फंड्स बढ़ रहे हैं, तो और क्रिएटिव होने की, और ज्यादा लोगों तक सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड बेनिफिट पहुंचाने की चांसेस और स्कोप भी बढ़ता है। तो बजट से उम्मीदें और ज्यादा होना ये लाजमी है। लेकिन ठीक है, कम से कम कुछ डिजास्टर नहीं हुआ है इस बजट में। तो उम्मीद करता हूं ब्रीफली क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरा क्या ओपिनियन है, वो आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश होती है कि वीडियोस में ना मेरी और मेरी कंपनी की फिलॉसफी भी झलके, ताकि जब आप हमसे जुड़े, हमारी ऑफरिंग जैसे फिनोलॉजी 30 के मेंबर बने, तो यू नो हाउ वी थिंक एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं, तो हमारी वे ऑफ थिंकिंग, हमारी फिलॉसफी भी अलाइन हो। अगर आपको लगता है कि इट अलाइंस एंड यू आर लुकिंग फॉर अ रिलायबल पार्टनर जो आपकी मदद कर सके, आपको असिस्ट कर सके डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो फिनोलॉजी 30 कुड बी अ गुड ऑप्शन। लिंक इन डिस्क्रिप्शन।